लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और सादर प्रणाम गुरुदेव। आज का प्रश्न है पंजाब से नीरज उपाध्याय जी। इसमें आखिर क्यों झूठे वजूद चंद टुकड़ों के लिए व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के भविष्य को संकट में डालने पर तुले हुए हैं राजनीतिक दल और राजनेता। आखिर क्यों वह सत्यात्मक न्यायपूर्ण बातों को नहीं मानते हैं, नहीं स्वीकारते हैं? ऐसा क्यों है? आज का प्रश्न मनुष्यों के, राजनीतिक दलों के स्वभाव के ऊपर है। जरूर। राजनीति सामाजिक नेतृत्व है। नेत्र के बिना नेतृत्व संभव नहीं। नेतृत्व तभी कर सकते हो जब नेत्र खुले हों। नेतृत्व माने होता है आगे चलना, रास्ता दिखाना। लोग आपके पीछे चले जा रहे हैं और आपके नेत्र फूटे हुए हैं या खुले ही नहीं हैं, विकसित नहीं हैं। तो ऐसी दशा में जब आगे चलने वाला किसी गड्ढे में गिरेगा, कि कुएं में गिरेगा, कि घाटी में गिर के नष्ट हो जाएगा, कि नदी में गिर के बह जाएगा, ये निश्चित नहीं है। तो जब ये बात निश्चित नहीं है तो जो पीछे चलने वाले हैं, उनके फॉलोवर्स, नेताओं के या पूरे राष्ट्र के नागरिक या प्रजा, वो तो उसके भरोसे पे ही चले जा रहे हैं। उसके द्वारा दिखाए गए रास्ते पे ही, उसके पद चिन्हों पे भागे चले जा रहे हैं। क्योंकि नेतृत्व जो जैसा करता है नेता, लोग पीछे उसको फॉलो करते चले जाते हैं, अथवा उनको फॉलो करना पड़ता है, कोई उनके सामने विकल्प नहीं है। अब एक बस में आप बैठे हैं, अब उसका ड्राइवर लिए भागा चला जा रहा है बस को, तो बस के जो यात्री हैं वो हवा में कहां कूद जाएंगे? जहां वो ले जाएगा वहीं जाएंगे। अगर उसने खंदी में, बगल में किसी खाई खंदक में गिरा दिया तो उसी खंदक में गिरे पड़े मिलेंगे, और बस भी उसी में, उसी खंती में बस भी गिरी पड़ी मिलेगी और यात्री भी गिरे पड़े मिलेंगे, और सब हो सकता है, सब घायल भी नहीं हो सकता है, सब मर भी जाएं। तो राजनीति कोई सामान्य बात नहीं है। यदि अंधों के नेतृत्व में आपका राज्य चल रहा है, आपका धृतराष्ट्र माने राष्ट्र को जिसने धारण किया हुआ है वो अंधा हो, तो यदि धृतराष्ट्र अंधा है तो सारी प्रजा अपने आप विनाश की ओर जाएगी। और उसके कारण युद्ध हुआ, अच्छा विनाश भी हुआ। युद्ध माने एक्सीडेंट। अगर ड्राइवर अंधा है और गाड़ी अंधाधुंध चलाए चला जा रहा है, रुक भी नहीं रहा है, किसी यात्री से ही कह दे कि तुम आके बैठ जाओ और तुम ही चलाओ, तो हो सकता है कि वो कुछ नौसिखिया होते हुए भी कुछ थोड़ा बहुत बचा बुचा के निकल जाए। और इसका तो पक्का ही है कि टकराएगा। जब नेत्र ही उसके
मंद हैं अथवा वो हैं ही नहीं हैं, विकसित ही नहीं हैं, तो ऐसी दशा में उस राष्ट्र का क्या होगा जिसकी राजनीति अंधी हो, जिसके राजनेता नेत्रहीन हो और नेतृत्व किए चले जा रहे हो। कहावत आपने पढ़ी होगी, अंधो अंधा ठेलिया और दोनों कूप पड़ंत। तो जो जिस प्रकार का होगा वो वैसा ही रहेगा। अब आपने बिल्ली को चूहों की रखवाली के लिए नियुक्त कर दिया, मान लीजिए बिल्ली को चूहों की रखवाली के लिए नियुक्त कर दिया जाए, तो क्या होगा? बिल्ली का स्वभाव चूहों की रक्षा करना है ही नहीं, वो चूहों की भक्षक है, रक्षक नहीं। और उसको रक्षक के पद पे नियुक्त कर दिया गया और सबने भरोसा कर लिया कि रक्षा हो रही है, चले चलो। धीरे धीरे चूहों के झुंड एक एक दो दो करके प्रतिदिन कम होते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि चूहों की सारी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, वो पूरा झुंड ही गायब हो जाएगा। तो जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। वो धोबी की कहानी आपने सुनी होगी कि एक धोबी ने एक गधा और एक कुत्ता दोनों पाल रखा था। एक दिन रात को धोबी के यहां चोर घुस आए। धोबी सो रहा था अंदर, तो कुत्ता नाराज था। उसने चोरों को देखा और आंख बंद करके बैठ गया, बोला कि नहीं भौंकना। तो गधे ने कहा कि भाई तुम अगर नहीं भौंकोगे तो चोरी हो जाएगी। चोर जो है वो घर में घुस के और सब सामान चुरा ले जाएगा, भौंकोगे तो जगाहट हो जाएगी और ये चोर भाग जाएगा। कुत्ते ने कहा भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, आज नहीं भौंकता। गधे ने कहा गद्दार, आज जब तुझे तेरे भौंकने का सही समय है तो भौंक नहीं रहा। तो गधे ने सोचा कि वो भौंक दे, तो गधे ने चीपों चीपों रात को शोर मचाया। अच्छा, चोर तो भाग गया, क्योंकि अब शोर कोई भी मचाए चोर भाग ही जाएगा। तो चोर भाग गया, लेकिन मालिक की नींद टूट गई। धोबी बाहर आया और उसने कहा दिन को तो सही ढंग का काम अपना करता नहीं है और रात को सोने नहीं देता, चीं पों। उसने बाहर देखा कहीं कुछ नहीं, क्योंकि चोर तो भाग चुके थे, अब कोई प्रमाण न था कि चोर आए थे। और चोर आएगा तो गधा क्यों चीपो करेगा। तो उसको लगा कि देखो रात को भी डिस्टर्ब कर रहा है। अब उसने डंडा उठा के उसे कूट दिया और फिर जाके सो गया अंदर। तो कुत्ते ने तिरछी आंख से उसको देखा और पूछा कैसी रही। तो गधे ने कहा कि भाई जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। उसने कहा शिक्षा प्राप्त हुई हो तो गधे, लेकिन शिक्षा तुमको अगर बादाम खा के मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, और ठोकर खा के माने डंडा खा के मिलेगी तो फिर तो परेशानी ही परेशानी है। तो कोई भी गलत आदमी यदि नेतृत्व करेगा तो उसका हस्र अच्छा नहीं होगा। उचित पात्र जो है वही नेतृत्व के लिए होना चाहिए।
नेतृत्व कौन करे, पात्रता क्या है उसकी कि नेत्रवान हो। भाई नेतृत्व का मतलब ही वही होता है। नेतृत्व माने नेत्र जैसी भूमिका निभाने की जो क्रिया है उसको नेतृत्व कहते हैं। तो जो नेतृत्व कर रहा है उसको नेत्रवान होना ही चाहिए, यही उसकी पात्रता है। अब यहां नेत्रवान क्यों और नेतृत्व कैसा, और नेत्र तो सभी के पास है तो सब अपना अपना नेत्र से चले जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो फिर नेतृत्व की क्या जरूरत पड़ी जनता को? क्या जनता के पास नेत्र नहीं है? नेत्र हैं, लेकिन ये चर्म चक्षु हैं, ज्ञान चक्षु नहीं है। इन चक्षुओं से सही और गलत का फैसला नहीं होता, निर्णय नहीं होता। तो जब निर्णय नहीं हो सकता तो न्याय कैसे होगा? हाँ, नेत्रों को नयन भी कहते हैं, और नयन माने होता है न्याय करना। तो न्याय होगा नहीं, सही नियम बनेंगे नहीं, सही नेतृत्व होगा नहीं, सही नीतियां बनेंगी नहीं। संस्कृत की नी धातु से न्याय शब्द बना है। नी धातु का अभिप्राय है नेतृत्व करना, आगे बढ़ाना, मार्ग दिखाना, रास्ता दिखाना। सलाह देना, गुरु की भूमिका निभाना। लोगों को अनुशासन सिखाना। शास धातु इसी अर्थ में है जिसका अर्थ होता है शिक्षा देना। तो शासन माने नेतृत्व। इसीलिए राजनीति को शासन भी कहते हैं। और उससे नीचे जो राजकीय कार्य हैं वो नेतृत्व कार्य से नीचे है, उसको प्रशासन कहते हैं। तो ब्राह्मण स्तर का नेतृत्व और क्षत्रिय स्तर का प्रशासन चाहिए था। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि समाज के 4 वर्ण बनाए गए थे वो इसी सब काम के लिए थे। कृषि कर्म के लिए शूद्र वर्ण, वाणिज्य कर्म के लिए वैश्य वर्ण, राज्य कर्म के लिए क्षत्रिय वर्ण और नेतृत्व कर्म के लिए ब्राह्मण वर्ण। तो ब्रह्म नेत्र यहां पर एक खुलता है, उसे विवेक चक्षु कहते हैं। ये तो साधारण चक्षु हैं, चर्म चक्षु। यहां पर एक विशेष साक्षी का केंद्र है। आज्ञा चक्र इसे कहते हैं। जहां से सारी आज्ञाएं दी जाती हैं उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। कहां पर है? दोनों भ्रुवों के बीच में मस्तक पर, जहां स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग जहां चंदन का टीका लगाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? सभी को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है क्या कि वो आज्ञा चक्र है। मस्तक पर एक तीसरा नेत्र होता है। उस तीसरे नेत्र में इन दोनों नेत्रों का
सामंजस्य है। तो ये दोनों जब उसकी तरफ खिंच जाते हैं तो तीसरा नेत्र काम करने लगता है। ये दोनों नेत्र उसमें एकीभूत हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो ये जहां दोनों नेत्रों का एकीकरण हो जाता है वहां पर संतुलन बिंदु है। तो यहां पर ये दोनों नेत्र हो गए तराजू, और इनका संतुलन बिंदु कहां बन गया? यहां। तो आप यहां तराजू का अगर ऐसे चित्र बना दें, ये डंडी दोनों हुओं, इनके नीचे लटके हुए दो पलड़े, पलकें, इसी को पलकें कहते हैं इसीलिए। तो ये पलकें माने दो जो तराजू के फलक हैं उनको फलक ही कहते हैं। तो पलक या फलक शब्द, ये पलकें उसी के लिए। दो तराजू के पल्ले नीचे जो, और यहां से ये लटके हुए हैं, और इस डंडी से ऊपर एक कांटा रहता है ना ऐसे, जहां पकड़ते हैं तराजू को। पुराना तराजू देखा होगा आप लोगों ने, जो व्यापारियों के दुकान में रहता है, इसमें चीनी गुड़ सब तोलते रहते हैं। तो वो कांटा एक ऐसे निकला रहता और दो पलड़े, अभी भी काउंटरों पे रखा रहता है अक्सर। थोड़ा आधुनिक सा हो गया लेकिन है लगभग वैसे ही, तोलते रहते हैं लोग। तो ये जो तीसरा जहां पे संतुलन जहां साधता रहता है कांटा चिद बिंदु, उसे तीसरा नेत्र कहते हैं। तो ये जो तृतीय नेत्र है यही साक्षी है, यही गवाह है। हर न्याय में इसकी गवाही से ही न्याय होता है। अगर इसकी गवाही उपलब्ध नहीं है तो ये निष्पक्ष नेत्र है, इसके बिना कोई नेतृत्व संभव नहीं है। यही इसकी पात्रता है कि उसमें ये विशिष्ट नेत्र है जो नेतृत्व करता है। क्योंकि सामान्य चक्षु ये दोनों पल्ले तो सभी के पास हैं, लेकिन इनके संतुलन का जो बिंदु है वो किसी के पास नहीं है। तो जब तक ये नहीं होता तो ये दोनों आंखें इल्यूसिव हैं, भ्रामक हैं। ये तो सीपी में चांदी देख लेती, ये चर्म चक्षुओं से तो आपको झाड़ी में भूत दिखाई देता है, सीपी में चांदी दिखती है। ओस के कणों में सुबह मोती देख लेती है। ये कुछ भी हो सकता है। कोई थूक दे तो उसे चवन्नी समझ के उठा लेती है आंख। अब आप सोचो कितने महान आपके अनुभव होंगे। लोग सोचते हैं चांदी का सिक्का पड़ा उठा ले, बाद में पता चला अरे यार सिक्का जैसे थूकते हैं लोग। तो ये कितनी आपसे गंदगी करवा सकती है इल्यूजन। तो बहुत से यही है, बहुत से आपने कहा ना कि चंद सिक्कों के लिए बेच देते हैं जमीर। पूछा है उन्होंने कि ऐसे क्यों हो जाता है इनका हाल, हाँ? कि अपने झूठे वजूद के लिए, चंद टुकड़ों के लिए कुछ चांदी के सोने के टुकड़े इनके दीन ईमान को खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वो जो उन्नत नेत्र है वो काम ही नहीं करता, उसमें इल्यूजन बस उनको फायदा दिखता है, लाभ दिखता है, उठा लेते हैं। ये चर्म चक्षु कुछ भी करवा सकते हैं। यहां पर आत्मा का चक्षु है, तो आत्म केंद्र पर साक्षी चेतना काम करती है। वहां से निष्पक्ष न्याय होता है। जिसका ये काम करता है आप उससे कोई भी फैसला ले सकते हैं और सटीक एकदम आएगा और निष्पक्ष आएगा, बिना किसी राग द्वेष के आएगा। सममित्रारिपक्षयो सममानापमानयो
ये कैसा है नेत्र? सम मित्रारि पक्ष, मित्र और अरि, मित्र और शत्रु, अरि माने शत्रु, तो सम मित्रारि पक्षयो, मित्र और शत्रु के पक्षों में जो निष्पक्ष हो, सम हो। अब ऐसा आदमी कहां से ले आओगे? अपने पराये के पक्ष में जो निष्पक्ष हो, स्व और पर के पक्षों में जो निष्पक्ष हो, दो पलड़ों में जो तीसरा पलड़ा हो गया हो कांटे पर, तो उसे कहते हैं नेत्रवान। और उसके नेतृत्व में चलकर देखिए, जिसको सम्मानित करो तब भी वो वही बात कहता है, अपमानित करो तब भी वो वही बात कहता है। ऐसा आदमी ढूंढ के लाना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन होते हैं। इसी का नाम ब्राह्मण है। प्राचीन काल में ये ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति कैसी है? जब तुम्हारी आत्मा सर्वव्यापक स्वभाव वाली हो जाती है, तो इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। वो सर्वहितकारी हो जाती है, निष्पक्ष न्यायकारी हो जाती है। अब देखो जाके, हमारी सारी बातें आप देखो निष्पक्ष हैं। कोई भी जो भी पढ़ता है जानता है। और सममानापमानयो है, सममित्रारिपक्षयो है। स्व और पर हित में जो भेद नहीं करता, फर्क नहीं डालता, अंतर नहीं करता, वो दोनों सम रखता है, तो वो कोई भी, हमारे हजारों लेख तैर रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक भी आदमी आके ये नहीं कहता कि आप ये हमारे विरुद्ध लिख रहे हैं ना। सममित्रारिपक्षयो, मित्र और शत्रु के पक्षों में जो निष्पक्ष रहे, उसी से नेतृत्व करवाना, अन्य किसी से नहीं। इसीलिए हमारे द्वारा दिए गए वो नेतृत्व के ही 111 न्याय प्रस्ताव हैं। आप उनको लागू करके देखिए। अगर एक भी किसी आदमी का अहित हो जाए तो आप बताइए। चोरों के लिए भी उसमें दंड का विधान नहीं है। उनको कहा जाता है उनकी स्वाभाविक दशा है, उनको रहने दीजिए। आपको समाज में नहीं रखना, मत रखिए, आप उनको जंगल में रखिए। वहां सब हर चीज, चाहे जिस पेड़ से चाहे जो तोड़ो खाओ, मना कुछ नहीं। जंगल जंगल है, वहां के कोई रूल नहीं, तो उनको वहां छोड़ दो जहां पशुओं की दुनिया है। वो पशुवत रहना चाहते हैं, उन्हें रहने दो। सामाजिक रूप से भी सभ्य नहीं हो पाए हैं, उनको दंड देने की क्या जरूरत है। तो जैसे ही आपकी निष्पक्ष न्याय की स्थिति पैदा हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को वहां पे चुने जाने की आप व्यवस्था बना लीजिए। तो ये व्यवस्था माने धर्म में ये दोष उत्पन्न जब हो जाता है कि आपकी वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो गई, जिसका फल आप भुगत रहे हैं। वर्ण व्यवस्था को आपने जाति व्यवस्था में बदल लिया। अब जाति से ये चर्म चक्षु तो पैदा होते हैं, लेकिन ये ब्रह्म चक्षु नहीं पैदा होता। आप ब्राह्मण जाति के बन सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण से जन्मे हो सकते हैं। यूं तो सभी ब्रह्मा जी की औलाद हैं, तो सभी ब्रह्म जाति की हैं। जब ब्रह्मा जी ही सबकी रचना कर रहे हैं, वही सबके जनक माने जाते हैं। जनक माने जन्म देने वाले, ब्रह्मा ही सबके जनक हैं। तो सबकी ब्राह्मण जाति हुई, वैसा अगर देख लें तो। लेकिन सब चर्म चक्षु वाले हैं, अभी ब्राह्मणत्व को कोई प्राप्त नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी निष्पक्ष भाव से सब काम कर रहे हैं, ये लोग तो नहीं कर पा रहे हैं। अपने अपने स्वार्थों के अनुसार बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, बात कह रहे हैं। तो वहां जो उनके भीतर परियता की दशा है, किसी में अन्न लिप्सा है तो उसकी शूद्रावस्था होती है,
तो अन्न देख करके फिसल जाएगा, निष्पक्ष बात नहीं कहेगा। कोई भी उसे खाना खिला के अपना काम करा लेगा, मिठाई के डब्बा दिखा के हंस जाएगा वो, भोजन है, भागो दौड़ो उसके पीछे। किसी को धन दिखाओगे, पढ़ा लिखा है, मानसिक विकास है, तो उसको विषय लिप्सा होती है, विषयों की खरीदी बिक्री धन से होती है। तो धन चाहिए, धन के बिना कोई विषय लाभ आपको मिलेगा नहीं। तो जितने विषयातुर लोग वैश्य हैं वो सारे के सारे धन लिप्सालु हैं, उनको आप चंद सिक्कों में आप खरीद सकते हैं, चंद चांदी के टुकड़ों में वो बिक जाते हैं। क्षत्रिय स्तर के हैं, उनका आप सम्मान करो और चाहे जो करवा लो, अंकल जी करो और उनसे अपनी फाइल आगे बढ़वा लो, नमस्ते करो, उनको चाचा जी बना लो। तो चाचावाद भतीजावाद के शिकार हो जाते हैं, रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने लगते हैं, उनके पक्ष में फैसला देने लग जाएंगे। ये तो हमारे पिताजी हैं, ये तो हमारा बच्चा है, इसके खिलाफ कैसे बोलें। जाने कितने लोग दुर्योधन को बच्चा समझ के चलते रहे, वह पूरे राष्ट्र का नाश हो गया। क्या वहां क्षत्रियों की कमी थी? एक से एक क्लासिकल क्षत्रिय थे, मगर पूरा भारतवर्ष नष्ट हो गया। महाभारत युद्ध कहलाता है, उस अकेले भाई भतीजावाद के चक्कर में यह हो गया। कि सम्मान दे के चाहे जो करवा लो उनसे, तो क्षत्रिय की भी कोई निष्पक्षता सिद्ध नहीं हो पाती। जो ब्राह्मण स्तर का है वो निष्पक्ष ही रहता है। तुम चाहे चाचा जी कहो चाहे नाना जी बताओ उसको, वो कहेगा ये बताओ कि ये क्या हो, चोरी किए हो तो बस बात खत्म हो गई। अब तुम नाती हो कि पोता हो कि क्या हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं। 5,000 की चोरी है, 5,000 इनके बैंक खाते से काट के उसको पीड़ित को दिया जाए। इनके पास नहीं है तो सरकारी खजाने से दिया जाए तत्काल, बाद में रिकवरी होती रहेगी। जब इनके पास होगा तब रिकवर कर लेगी सरकार, क्योंकि बच्चों के लिए, प्रजा के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। तो अगर ब्राह्मी स्थिति है तो निष्पक्ष न्याय होगा, सममित्रारि पक्षयो। तो वहां जो गड़बड़ियों की आशा उनकी है वो अपात्र व्यक्ति की नियुक्ति है वहां पर, इसलिए उनको ऐसा देखने को मिल रहा है। कोई चंद टुकड़ों में, कोई चंद रोटियों में बिक जाएगा, कोई चंद सिक्कों में बिक जाएगा, कोई चंद सम्मान के शब्दों में बिक जाएगा। ब्राह्मी स्थिति में खरीदी बिक्री निष्पक्ष रहता है, सर्वसापेक्ष होता है, सबके हित में समान रूप से स्थित रहता है। इसीलिए किसी का पक्ष वो लिए बिना निष्पक्षता पूर्वक न्याय दे पाता है और उसके द्वारा कही गई बातें एकदम दो टूक होती, स्पष्ट होती। अब इस तरह का आदमी, आपको समाज जब पतित है तो उसमें जन्मना जायते शूद्र, जन्मतः शूद्र ही रह जाते हो। स्कूल ले जाएं, शिक्षा दें तो वैसे हो जाओगे, फिर अच्छे संस्कार मिलें तो क्षत्रिय हो जाओगे, और फिर अच्छा आत्मबल मिले, आध्यात्मिकता आपकी बढ़ी चढ़ी हो तो आप ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान विज्ञान ऊंचा है। तो बात स्पष्ट हो रही होगी कि क्या चक्कर है, राजनीतिक पतन क्यों है, इतनी दुर्दशा क्यों हो रखी है। अरे भैया, तुम्हारा वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो गया है, वर्ण व्यवस्था को तुमने जाति व्यवस्था में बदल लिया है, आश्रम व्यवस्था को विश्राम व्यवस्था में बदल लिया। अब तुम कामचोर हो गए हो, श्रम से भाग रहे हो, श्रम निष्ठा नष्ट हो गई है तुम्हारी, वरीयता क्रम टूट गया है, जातीयता क्रम में फंसे हो। तो मुलायम सिंह यादव का से जन्मा हुआ बच्चा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो जाएगा, लालू यादव का अब जन्मा हुआ बच्चा मुख्यमंत्री हो जाएगा। जातिवाद में तुम फंसे हो,
मौर्य वंश चलेगा, वंशवाद में फंसोगे, जो जिससे जन्मेगा उसी जात के आधार पर बैठोगे। नहीं, वर्ण क्रम के आधार पर वरीयता क्रम चालू करो, जातीयता क्रम अपने आप विदा हो जाएगा। अंधकार मिटाना भी नहीं पड़ता, बस प्रकाश जलाते चलो, अंधेरा अपने आप गायब होता जाएगा। तो सीधे से सिद्धांत है कि अस्तो मां सद्गमय करो और जीवन बदल जाएगा, पूरा राष्ट्र बदल जाएगा, व्यवस्था बदल जाएगी। तो व्यवस्था के सांचे में व्यक्ति ढलता है तो सब व्यक्ति भी अपने आप बदल जाएगा। व्यक्ति को नहीं बदलना पड़ता, व्यवस्था को ही शुद्ध करो, व्यक्ति खुद सुधर जाएगा। मूर्ति खुद सुधर जाती है, सांचा ठीक कर दो। सांचे में ही ढांचा बन रहा है, तो मूर्ति को मत ठोको, सांचे की नाक सीधी करो, मूर्तियों की नाक सीधी हो जाएगी। नहीं तो हर मूर्ति के अलग अलग ठीक करते करते थक जाओगे और उनका टाइम भी हो जाता, मर जाती हैं जब तक ठीक करोगे। और तब तक जो सांचा गलत नाक वाला है वो हजारों और ढाल देगा फालतू। सांचा जल्दी ठीक कर दो और मूर्तियों को छोड़ो, काल से बंधी हुई अपने आप विदा हो जाएंगी। तो बात स्पष्ट हुई होगी गगन जी, और नीरज जी को भी बात साफ हुई होगी। जी जी। तो आज के प्रश्न पर आपने ये जाना कि व्यवस्था में पात्रता का निर्धारण कितना जरूरी है। बिना व्यवस्था में पात्रता का निर्धारण किए हम सही नेतृत्व नहीं पा सकते। तो न्यायाधीश सभा का इसमें एक प्रस्ताव है, पात्रता अनुसार पदोन्नति की व्यवस्था। इस पे आप सब न्यायाधीश सभा से संपर्क करके उन प्रस्तावों की जानकारी लें और अपने प्रश्नों को और क्लियर करें।